अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जीडीपी संबंधित सूक्ष्म अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र ये पढ़ा। सामाजिक अर्थव्यवस्था, पहली बात तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। समाज की अर्थव्यवस्था में केंद्र नियोजित किया है क्योंकि केंद्र कमाई हुआ है समाज सकला समाज में मतलब पूरा केंद्र मतलब पूरा देश कमाई ने समाज भी खातिर किया है। ठीक है, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वस्तुओं का वितरण लोगों की आवश्यकता के आधार पर नहीं करता। अब देखिए पूंजीवादी व्यवस्था है अर्थव्यवस्था, हाँ लोगों की आवश्यकता के आधार पर थोड़ी कृषि वितरण भी को मतलब बांटे तो कौन ना रुपया कभी बांटा को नहीं, पूंजी कोई और बांटा कभी, ठीक है, लोगों की आवश्यकता पर, बल्कि उनकी कार्य शक्ति के आधार पर किया जाता है। जियाँ कि अपन गेहूँ मिला आ तो है को नहीं, अपन वही हमेशा ही गेहूँ मिल जी जो आप लोग जियाँ गरीब है भी खाते भी को राशन कार्ड है भी साबुन भी मिली कि भाई इन जरूरत है भी चीज़ की जना पूंजी वाली व्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था संसाधनों के आवंटन वाणिज्य व्यापार की अर्थव्यवस्था में जिसमें मुक्त बाजार सरकारी हस्तक्षेप के साथ मौजूद रहते हैं। देखो है इनका ही है मिश्रित का है। पहली भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, पूछे ना सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था की अन की तो मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित लगा बोलो भारत की अर्थव्यवस्था की अन की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी कि कमाई ने प्राइवेट भी है मतलब पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। ठीक है, समाजवादी भी है और पूंजीवादी दोनों ही कमाई है, समाजवादी पूंजीवादी। ठीक है, याद रख जी आएड है कि सुन घनी बार आओ। अब एक महीने संसाधनों को वितरण करे क्योंकि मिश्रित है तो मिश्रित का करे काम मिश्रित सगड़ा मतलब काम कर सके संसाधनों को वितरण वाणिज्य व्यापार यहाँ का काम करे मुक्त बाजार और सरकारी हस्तक्षेप के साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पूंजीवादी का एक पहल है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित कथनों में से दूसरा कथन समष्टि अर्थव्यवस्था की अवधारणा को सही रूप स्पष्ट करता है। वो कहीं देख पढ़ सकल घरेलू उत्पाद में विदेशी में कार्यरत नागरिकों द्वारा भेजी गई आय होती है। जीडीपी में विदेशी कार्यरत नागरिकों द्वारा भेजी गई आय होती है। जब सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटने की छोड़ देंगे पद और घटी मामलों की समझ ही बता रहे क्योंकि अर्थ लेकर रहेगी सिर्फ दूसरों का तरह। अब एक दूसरों का तरह है कोई नहीं सही और समष्टि अर्थव्यवस्था में शामिल है कहीं शामिल है। देख राष्ट्रीय आय शामिल है। अब देख पहली बात तो समष्टि और एक मायने अंतर देख ले, समष्टि और सूक्ष्म अंतर देखूँ। सूक्ष्म तो मतलब छोटो हुआ तुम ध्यान है ना, सूक्ष्म या जीव हो गया तो छोटा हुआ है और समष्टि मतलब एकदम बड़ा बड़ा है ना। अब देख खुद ही सोच तू तो भाई समष्टि है तो समष्टि बड़ा है तो राष्ट्रीय के बारे में बात करने से है ना, पूरे देश के बारे में। और कुल निवेश की बात होती, कुल निवेश मतलब पूरा देश का निवेश की बात, और कुल उपभोग की बात होती मतलब सगड़ा उपभोग मतलब सगड़ा आदमी खरीद बाकी बात भाई कोई। ठीक है, किसी प्रतिष्ठा के वेतन में सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, है ना। अरे कोई प्रतिष्ठा को वेतन यानी कि कोई आदमी को वेतन, सिर्फ एक आदमी को वेतन, वो सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में है। और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में कहीं देख बताऊँ चाय चीनी को मूल्य निर्धारण करने वेतन है ना, यानी कि सामान को अगर तो मूल्य निर्धारण करे, उत्पाद को मूल्य निर्धारण करे कोई चीज को, तो वो भी सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में आवे। जो को बोलूँ वो सुन तो रही पेपर वो आवे किसी नियम का। वो आगे शायद वही है वो दूसरा है। देख चीनी पंखे, सिलाई मशीन और एल्यूमिनियम गलाने के उद्योग में से एल्यूमिनियम गलाने का आधारभूत उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। देख यहाँ की चीनी होगी, पंखे हो गए और सिलाई मशीन होगी, एल्यूमिनियम गलाने के उद्योग में से एल्यूमिनियम गलाने वाले उद्योग को आधारभूत उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्योंकि सोच ये तो छोटे छोटे है, चीनी पंखा सिलाई नकानी तो गड़ा हुआ, ठीक है, तो ये तो यही गलजी है मान ले। ठीक है, एल्यूमिनियम थोड़ा बड्डू है तो एल्यूमिनियम गड़ा छोटा सी भी आधारभूत उद्योग में शामिल कर लियो। भारी उद्योग आए हुए भारी उद्योग
इसका ये उदाहरण जगह याद रखी भारी उद्योग है जी, जहाज जहाज को निर्माण हो गयो, तेल को हो गयो, ऑटोमोबाइल हो गयो, ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ, और पीतल उद्योग हो, जबकि हल्का उद्योग है में बुनाई, है ना, सुइयाँ सुइयाँ बनानी, बुनाई की सुइयाँ, बल्ब बनाना, सिलाई मशीन है, तो छोटा छोटा काम है, लेकिन एक काम है कितना बड़ा बड़ा, ठीक है। सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में अवसर लागत त्याग के लिए सर्वोत्तम वैकल्पिक अवसर का मूल्य होती है। है ना, सर्वोत्तम विकल्प के अवसर कौन हुआ, सूक्ष्म हुआ, यानी कि सूक्ष्म है सोच सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म मतलब जिया छोटी छोटी चीज़ें जिया तू मान ला कोई चाय चनी को मूल्य निर्धारण कर रहे हो, या फिर तू कोई चीज़ छोटी मोटी चीज़ें बेच रही है ना, तो बहुत हल्ली आसानी तो है। अवसर लागत त्याग सर्वोत्तम विकल्प एक अवसर का मूल्य है ना, तो वो यहाँ कुछ कर सके, देख लीजिए एक बार। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग है जो कुछ सरकार की एजेंसियों स्वामित्व और संचालन में होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का है, सार्वजनिक क्षेत्र का मायने है सरकार को मतलब नियंत्रण है। पूंजीवादी पूछे ना, पूंजीवादी में है सिर्फ प्राइवेट इंसान को मतलब अधिकार, जगह में जब मुकेश अंबानी हो गया, अभी का आदमी काम करे प्राइवेट में, ठीक है। सूक्ष्म तो सार्वजनिक को पूछा है तो मतलब सरकार की एजेंसियों की स्वामित्व और संचालन में होता है, ठीक है, सार्वजनिक, क्योंकि नाम भी सार्वजनिक है, और सार्वजनिक मतलब सगड़ा खातिर, और सगड़ा के साथ सिर्फ सरकार काम करे अपन, ठीक है, भारत में लोग काम करे, सरकार करे अटैक। वो देख सकल में अवमूल्यन घटाता शुद्ध प्राप्त हो जाए, यानी कि जो भी हो, चाहे सकल निवेश हो, चाहे सकल और कुछ भी हो, लेकिन मैं को अवमूल्यन घटा दी इन भी चीज़ को, तो हर कम शुद्ध भी आय मान लो कोई निवेश की भी हो जो कि प्राप्त हो जाए तन, उन्हें याद कर ले कुछ, क्योंकि अगर सकल कमाई नू या तो ये मान लो ज़्यादा हुआ, या तो कुछ सकल सकल नाम की चीज़ें, सकल निवेश सकल आय की भी ज़्यादा हुआ है ना, हर बार अवमूल्यन ज़्यादा हुआ भी अवमूल्यन ज़्यादा हुआ है सकल, तो वो शुद्ध हो जाए, यानी कि शुद्ध आय, यानी कि शुद्ध निवेश, यहाँ का से कुछ आ सके वर्ड, ठीक है, तो यही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र मिश्रित तो मतलब बता दी, सार्वजनिक विवर विनियमित विनियमित निजी क्षेत्र का मतलब वो भी है, यानी कि विनियमित निजी क्षेत्र का प्राइवेट क्षेत्र ही तो है, प्राइवेट क्षेत्र मतलब निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार को क्षेत्र, और निजी क्षेत्र मतलब मुकेश अंबानी जी का काम करे है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार काम करे, आ दोनों मिले मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाए, एक मतलब प्राइवेट भी करे और सरकार भी करे, दोनों मिले करे, और आ है भारत की अर्थव्यवस्था। चालू खाता, पूंजी खाता और भुगतान खाता, ये वाला। चालू खाते में अधिशेष का अर्थ है देश शेष विषय को ऋण दे रहा है, मतलब सोच एक चालू खातो है, चालू खातो कहीं खातो मतलब लेन देन करना है ना, खाता का मतलब कहीं चालू खाता को मतलब लेन देन चालू रहना, है ना, वही तो है चालू खाता का मतलब, याद रख जी, क्योंकि क्वेश्चन आयो दिल्ली पुलिस में, वही आयो सेम, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। और बाकी मैं तुम बताऊँ जब तो ध्यान सुनता है एकदम, पेपर में भी यही मतलब पूछ सका सीधी। चालू खाते में अधिशेष का अर्थ है, चालू खाते मतलब लेन देन करना, पहली बात तो कोई अधिशेष को अर्थ कहीं पे, अधिशेष तो कुछ यान को लगे कि ज्यादा है, अधिक है और शेष बचे हुए वीकन है, तो वो अधिक है और शेष बचे हुए, जब वो लोग दूसरा देश ऋण कौन देश के देशों से मतलब देश शेष विश्व को ऋण दे रहा है, वही तो है कि मतलब ऋण दे रहा है, दूसरा दे वहां पे तब अपना कन शेष बची जाना, ठीक है। जब भुगतान और प्राप्तियों बराबर होती है तब चालू खाते संतुलन में माना जाता है। अब देख, जब भुगतान यानी कि जब तो भुगतान करियो मतलब जब तो दियो हर जत्ती तो प्राप्ति कर ली भी कमाई ने, तो वो चालू खाता संतुलन में, यानी कि न तो भी ज़्यादा निकाले न ज़्यादा भी बचे, यानी कि थार बैंक में 2,000 रुपये पड़ा है, अरे तू भी कमाई ने पाचा 3,000 जमा कराया और पाचा 3,000 निकाल लिया, नहीं ये मान के चार 5,000 रुपये पड़े है और 2,000 एक दिन निकाले और 2,000 रुपये जमा करवा दे, तो पाँच हो गया ना, या तो मतलब वो संतुलन भी को बनाए रखा, तो भी हिसाब कर सके पढ़ वक्त जरूरत कौन पड़े, क्योंकि भुगतान और प्राप्ति बराबर उसी, और हर चीज़ बराबर हो जाएगी, संतुलन में हुआ बराबर कहीं वजह संतुलन में हुआ बिन बराबर ही क्यों है, वो तो यही बता सके। तो यहाँ के क्वेश्चन ऐड है कि लॉजिकल सोच पर डिपेंड है, याद ही इनका कोई वन है, ठीक है, तो बड़ा मांग 80 और भी 80 क्वेश्चन यहाँ हम टी सोचें पैटर्न तो भी को नहीं हो, लेकिन 80 क्वेश्चन यहाँ का देख। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार किनके बादलों के प्रकार पर, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार देख,
कंपनियों बाजारों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश या निकास कर सकती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार कहते हैं, यानी कि कंपनियां भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश करे और निकास करे, यानी कि बटन बाजार में जावे है आवे है सामान दे। कंपनियां बे कंपनियां है पूर्ण प्रतिस्पर्धी कंपनियां में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। ठीक है, याद ही रख सी पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। बाजार बाजार तो बाजार है, वो तो ध्यान है, बाजार है। पूर्ण बाजार यानी कि पूरा बाजार का मायने पूरा बाजार में प्रतिस्पर्धी कौन हुआ? एक आदमी हुआ वह को नहीं, एक आदमी ये भी की दुकान चौकी चल जाए वो सब को प्रतिस्पर्धी बन जाए है ना, मतलब विद्रोही बन जाए, मान लेते विद्रोही बन जाए। बी का वह खुद की कंपनी है ना, खिलौने दिया बी का वह खुद की कंपनी। तो जो कंपनी भी बाजार में जासी वो ही नियंत्रण राख भी तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार यहाँ केस रहे कुछ ने कंपनी बाजार में स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास कर सकती है। ठीक है, देख एकाधिकार प्रतिस्पर्धा एकाधिरात्मक प्रतिस्पर्धा कहीं हुए प्रत्येक कंपनी उत्पादन लागत के आधार पर अपना मूल्य स्वयं निर्धारित करती है। विक्रेता एक वस्तु के थोड़े भिन्न रूप प्रदान करते हैं, यानी कि एक एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। एकाधिकार मतलब एक को अधिकार हुआ, एक मतलब एक वह कंपनी है ना, मैं तन की एक वह कहीं कंपनी मठतन की एक वह कंपनी। एक इंसान राज करे बाजार कमाने जो कंपनी होता है एक इंसान का अधिकार कमाई है सगड़ो प्रतिस्पर्धी है ना। तो एक आदमी प्रतिस्पर्धी यानी कि वो एक ही मूल्य को निर्धारण करती है ना। कंपनी उत्पादन लागत के आधार पर मूल्य स्वयं निर्धारित करती है, मतलब कंपनी खुद ही निर्धारित करी भी सामान को, कोई सरकार डिपेंड कोई भी पर। विक्रेता एक ही वस्तु के थोड़े भिन्न रूप प्रदान कर सकता है, यानी कि मैंने कर दिया मान लो सब्जी लेवा कोई मम्मी, ठीक है, तो पहले होता 40 रुपया किलो केला है, वहाँ में भी नहीं 35 रुपया किलो मतलब खरीद ली, 35 रुपया किलो का मैंने खरीद ली, तो वो मूल्य वो खुद ही निर्धारण कर लियो। पहली बात तो हर बार में आपा मतलब उपभोक्ता विक्रेता मतलब खरीदे जगह थोड़े से मूल्य भी कम प्रदान करें। ठीक है, तो चीज़ है अल्पाधिकार बाजार मतलब कुछ कंपनी उत्पादन की आपूर्ति का नियंत्रण रखती है। अल्प मतलब थोड़ा हो गए, तो थोड़ा को मतलब कुछ है, तो कुछ मतलब कंपनी उत्पादन और आपूर्ति को नियंत्रण करती बाजार के मायने, तो फिर अल्पाधिकार कैसी वो चुपा पर डिपेंड है। वो तो आना ही आना कंपटीशन पूछ रहे हैं इनकी एक दो सवाल है। नई आर्थिक नीति 1991 1990 के संबंधित वर्ष कहीं है देख। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1981 के बाद धीरे धीरे घटने लगी। जनसंख्या विस्फोट कर दियो 1951-81 के दशक के महीने जनसंख्या विस्फोट यानी खतरनाक तरीका जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या विस्फोट हो गई टाइम। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 1981 के बाद धीरे धीरे घटने लगी और एक बाद में धीरे धीरे घटवा लगी, जनसंख्या कम हुआ लगी क्योंकि मॉडर्न इंडिया आ गई भी टाइम। ठीक है, ये मान लो लोगों समझ होगी। 1990 के दशक में भारत में जन्म दर तीव्र वृद्धि जारी नहीं रखी, तीव्र वृद्धि जारी कौन रखी? 1990 के दशक में भारत में जन्म दर है जो तीव्र वृद्धि जारी नहीं रही। जन्म दर बढ़ी कौन भी टाइम, तीव्र मतलब कौन भी टाइम बस सही होगी। वृद्धि दर गिरावट के बावजूद 1990 के दशक में 182 मिलियन वृद्धि दर में गिरावट के बावजूद 1990 के दशक में 182 मिलियन लोगों जनसंख्या में जुड़े है ना। तो अब तो जुड़े रहा 182 मिलियन लोग जुड़े रहा 1990 के दशक में 182 लोग जनसंख्या का मायने जुड़े रहा भी टाइम सोच। उन्नीस सौ इक्यानवे के पहले की व्यापार नीति उच्च शुल्क और कोटा से युक्त है, जबकि 1991 के बाद आयात उदारीकरण और
मैं उस टॉपिक में भी बताऊँगा, आज ही बताऊँगा। आज देखिए थोड़ा बहुत बांगू तारा एक मतलब पड़े मैं आशा नहीं दी नहीं, ये समझ बना भाई कुछ रटा तो तुम्हारे लिए, ठीक है। 1991 के पहले की व्यापार नीति कहीं, व्यापार नीति कहीं 1991 के पहले की, 1991 में तो सुधार आया, 1991 पहली कहीं व्यापार नीति। उच्च शुल्क और कोटा से युक्त थी, मतलब ज़्यादा शुल्क लागतो कोटो तो ज़्यादा मिलता वन, जबकि 1991 के बाद आयात उदारीकरण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का। अब 1991 में पहली बात तो विदेशी निवेश तो नहीं याद ही रहा मैं, विदेशी निवेश ने बढ़ावा मिले एक महीने, तो विदेशी निवेश तो बढ़ावा मिले ही हो 1991 में, वो तो इम्पोर्टेंट है, विदेशी निवेश ने बढ़ावा मिले हो। हर विदेशी वो बोर्ड बोर्ड हो एक स्थापना हुई भी मंत्रा बोर्ड, विदेशी बोर्ड मंत्रालय कुछ या कुछ हो, तो वो भी 1991 में कोई करी, ठीक है। और एक महीने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीन आया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, याद रखी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी रिफॉर्म बोला भी। 1991 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य औद्योगिकरण, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, है ना। तो उद्योग मतलब औद्योगिकरण आ गया ना, उद्योग मतलब औद्योगिकरण पर मैं बोलियो तो उद्योग प्रतिस्पर्धा बढ़ावा दियो, प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देता है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करना पाँचों आ गयो। राजकोष या अनुशासन प्राप्त करना था, मतलब राजकोष अनुशासन प्राप्त करियो, क्यों, क्योंकि अगर रूल बनावे सुधार करे तो अनुशासन तो आना ही है, राजकोष या मैंने अनुशासन प्राप्त करियो। सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण का विस्तार, यानी कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की कमाई ना हो सरकार के अंडर में, और निजी क्षेत्र की कमाई ना हो प्राइवेट इंसान का, मुकेश अंबानी जी ने कहा, ठीक है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के कल्याण नियंत्रण का विस्तार सुधारों का उद्देश्य नहीं था, वो उद्देश्य को नहीं हो, कोई याद रख दिया, ठीक है। 1991 को उद्देश्य को नहीं हो, सिर्फ औद्योगिकरण, उदारीकरण, निजीकरण, 3 पॉइंट सुनी, औद्योगिकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। 1991 की नई आर्थिक नीति के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र सुधारों को एक प्रमुख विशेषता निजी क्षेत्र बैंकों की स्थापना, ठीक है। अब सोच किया और किया 1991 का महीने आर्थिक नीति के अकॉर्डिंग कहेंगे तो आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था का सुधार नहीं, अर्थव्यवस्था जब सुधरी जब आप दूसरे से देशा के आगे मतलब बना सा कि व्यापार है, निजी क्षेत्र के साथ बैंक की स्थापना कर सा, है ना, निजी क्षेत्र के साथ बैंक की स्थापना कर सा, तो पॉइंट सही आ रही, समझ में आ रही थोड़ा बोलिए। 1991 में रुपए के अवमूल्यन, 1991 में रुपये को अवमूल्यन करना मतलब क्या, मतलब अवमूल्यन का मतलब कहीं अवमूल्यन का मतलब है कि भाई नोटन का नहीं कम ज़्यादा कर देना, या डॉलर है, अठा डॉलर है वो, अठा अपन भारत को रुपया है, तो ये डॉलर ने कहीं करनू, मतलब जो अपन भारतीय रुपये नहीं डॉलर के रुपये में बढ़ा देना या फिर कम कर देना, यानी कि महंगाई बढ़ा देना कम करने बहुत चीज़ बैठ, ठीक है। तो 1991 के अवमूल्यन के निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ, ठीक है। निर्यात मतलब जॉब बढ़म, निर्यात तो बोले जाओ जगह, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार हुआ क्योंकि कमजोर रुपए के कारण भारतीय वस्तुओं वैश्विक बाजारों में सस्ती हो गई, यानी कि निर्यात पहली बात की निर्यात मतलब भारत कोई सामान दूसरे देश में बिक बन जावे जो, भारत कोई सामान दूसरे देश में बिक बन जावे जो, लेकिन जब उस सामान जाता है ना बट तो भी बाजार में महीना भी सामान की कीमत भेजा ही कम ही, क्यों ही, क्योंकि आपने को अवमूल्यन भेजा कम भी टाइम कोई रिपे ही को नहीं मतलब ही को नहीं, क्योंकि आपने हाल भी रुपये तो बड्डो को नहीं, वो डॉलर के मुकाबले तो घट यही को नहीं अड़ा ही को नहीं, है ना, 70-80 गुणा कम पड़ जाए, तो भी चीज़ के मायने विदेश का मायने का तो मतलब वैश्वीकरण बाजारों में सस्ती हो गई भेजा, तो रट्टा कौन मारनू 1991 का महीना विश्व को ही आयो पहली बात तो, है ना, विश्व का मतलब बड़ा हो दियो, विश्व के बाजार ने व्यापार ने बड़ा हो दियो, तो भी वैश्वीकरण बाजार में सस्ती होगी, तो वही भी कर सके तो फील नहीं को मजा ले देखे हुए भी धन्यवाद सर, ठीक है। 1991 के बाद कर सुधारों में आय कर दरों को कम करना शामिल था, यानी कि 1991 के बाद खाएंगे जो आयकर दर बना, आयकर मतलब लोगों के रुपया की दर, लोग जगह कमा मतलब जियाँ नौकरी बाजार बिन आय मिले तो बा आयकर दर ही जो कि कम कम करना शामिल था, कम कर दी क्योंकि भी तो बस लोग खाता पीता कहीं सगली मतलब कर ही देता था, टैक्स ही भर देता सभी को, ठीक है, क्योंकि कम दरों में अनुपालन बढ़ते हैं और कम चोरी नहीं कर चोरी कम होने की मतलब धारणा होती है, ठीक है, देख लीजिए अब ना होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कायम है,
आर्थिक सुधारों को बढ़ावा देता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नाम ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो आर्थिक सुधारण बढ़ावा, सुधार क्या मुद्रा में तो उसी, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब आर्थिक कुछ कर ली है मिला। बजट कराधान घाटा संबंधित देख लें। बजट में प्रस्तुत वित्त विधेयक में मुख्य रूप से करों में परिवर्तन या कर संबंधी नियमों से देख बजट का मायने कहीं सी तन तो बजट का मायने कहीं सी बजट आपने जब भी बजट प्रस्तुत के वित्त विधेयक में वित्त बजट का मायने पहली बात वित्त विधेयक प्रस्तुत क्या हुआ है, बजट प्रस्तुत हुआ, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी बता चुकी मतलब वित्त विधेयक तो बजट में प्रस्तुत हुई। और वित्त विधेयक मतलब पेश करे बिना कोई नयो कर कौन पेश कर सके, पहली बात तो अभी वो भी ध्यान रखी। वित्त विधेयक जब तक पेश नहीं उसी जब तक कोई दूसरों कर आप लागू कौन कर सका, अन्य कर एक मायने लिखे होना चाहिए जने आप दूसरों वो कर लागू कर सका। बजट में प्रस्तुत वित्त विधेयक में मुख्य रूप से करों में परिवर्तन, महंगाई कति कम हुई, कुछ सामान ज्यादा हुई हो, कुछ कम हुई हो तो बात चीजें लिखे हुए कर में परिवर्तन, कर संबंधित नियम का बारे में लिखे हुए। अब बार बार पेश करियो बजट, हाँ 2026 में बार करियो 5-7 दिन पहले निर्मला सीतारमण, ठीक है तो बात चीज है कर में परिवर्तन, कर संबंधित नियम के बारे में लिखे भी, ठीक है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च के लिए, ठीक है अप्रैल मार्च में करें केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च में। बार क्या कर दिया यार दूसरा बोल दूंगा राजकोषीय घाटा कति बार आई गए तो बेजा बार आए सगला एग्जाम में आ गया दिल्ली पुलिस ही के चल उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय को अधिक कर देना, नहीं अधिक हो कुल व्यय की अधिकता मतलब कुल व्यय मतलब कुल खर्चों और कुल प्राप्तियों मतलब कुल आयु। जब उधार न छोड़ कुल प्राप्तियां सरकार की कुल आय है जबकि कुल व्यय है ना, कुल व्यय में कुछ खर्चों भी ज्यादा हो जाए, कुल खर्चों ज्यादा हो जाए राजकोषीय घाटा हो जाए। लेकिन जब आप कुल की जगह राजस्व लिखे हो ना राजस्व तो वो राजकोषीय राजस्व घाटा बोलो, ठीक है ना राजस्व लिखे बोलो जा तो कुल लिखे हो जाए राजकोषीय मानी, लेकिन जब राजस्व लिखे हो राजस्व घाटा मानी, ठीक है। सेम चीज है जब राजस्व व्यय है ना राजस्व जो राजस्व प्राप्तियां अधिक हो जाए तो वो राजस्व घाटा हो जाए, और कुल व्यय है जो कुल प्राप्तियों अधिक हो जाए जब राजकोषीय घाटा हो जाए तो उस कुल और इको राजस्व को फर्क है, राजस्व है तो राजस्व लगाई अरे कुल है तो राजकोषीय लगाई, ठीक है। भारत सरकार के लिए पूंजी प्राप्ति का उदाहरण कहीं है, भारत सरकार के लिए पूंजी प्राप्ति का उदाहरण कहीं है। पहली बार सरकार पूंजी प्राप्ति क्यों करे, विकल्प की यूला उद्योग देख सार्वजनिक क्षेत्र में क्यों सरकार के अंदर में आवे कौन आवे तो सरकारी नहीं तो कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर बेचकर, शेयर मतलब जगह आपकी भी फर्मा वर्मा हो ना कंपनी वगैरह बेच प्राप्त विनिवेश आय इससे सरकार की वित्तीय संपत्तियां घटती है। मतलब अगर सार्वजनिक क्षेत्र का मायने सरकार नियंत्रण करे खुद को है ना, घर पर पूंजी प्राप्त करना चाहे तो बाकी अगर सार्वजनिक क्षेत्र का मैं जगह चीज जगह मतलब मार्केट में आज अच्छा कमाया रुपया है ना, या फिर जगह कोई मतलब शेयर वेयर होता हो ना कि शेयर जो भी होना ही है शेयर का, लेकिन शेयर को मतलब होने का है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में आपका शेयर बेचते हुए यार कुल भी कमाई विनिवेश कर भी कमाई दोबारा निवेश कर सी है, मतलब हर कोई ने भी रुपया कमाना तो विनिवेश जरूरी भी खातर में जति बार निवेश करती बती बार बिकर रुपया ज्यादा सी तो विनिवेश कर सी विनिवेश आय इससे सरकार की वित्तीय संपत्ति घटती है, वित्तीय संपत्ति तो घटी क्योंकि वित्तीय संपत्ति क्या घटी वो संपत्ति में तो विनिवेश कर सी, पहली बात तो संपत्ति में अगर वो विनिवेश कर सी सरकार जब इन पूंजी प्राप्त हुई वो क्वेश्चन यहाँ भी आवे मतलब बार बोलियो भी यहाँ वो तो है ही लाइन तो आज पढ़ी लेकिन जब यहाँ सोची ठीक है मतलब सरकार जब पूंजी प्राप्त किया करे तो वो यहाँ करे कि सरकार जब आपकी वित्तीय संपत्ति में कमी आवे और विनिवेश दोबारा करे ना जब इन पूंजी प्राप्त हो जाए, पूंजी प्राप्त को वो ही एक उदाहरण है। जब भी तारा मतलब यहाँ से के भाई पूंजी प्राप्त क्यों करे तो लिख दे तो भी कमाई में परिसंपत्ति कमाई में कमी आसी जब यानी कि विनिवेश उसी परिसंपत्ति में कमी आसी जना ही सार पूंजी प्राप्ति उसी सुनी है ना, क्योंकि तो तन भी ध्यान के परिसंपत्ति मतलब थारी संपत्ति में थोड़ा सा रुपया में कमी आ जी क्यों क्योंकि तुम्हें विनिवेश कर दियो भी रुपया वो हर बाद में जा रहा पूंजी प्राप्ति होगी बाद में रुपया पाचा आगे भी, ठीक है यहाँ कुछ कर सके। राजस्व प्राप्ति का उदाहरण आयकर संग्रह, वस्तु सेवा कर संग्रह,
ये राजस्व प्राप्ति है ना, आयकर संग्रह, वस्तु सेवा कर संग्रह, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम। तो राजस्व मतलब राज करे जगह, राज करे, आयकर संग्रह लोगों की आय पर राज करे, वस्तु सेवा कर, जीएसटी कर, जीएसटी कर, और सार्वजनिक क्षेत्र का मायने जो उपक्रम बने, यानी कि सरकार वाले क्षेत्र का मायने लागे जगह। तो राजस्व तो है, राजस्व को मतलब सरकार तो इको तो लागू है। आय को राज करे मतलब राजस्व प्राप्ति, आय में राज करे। वस्तु जीएसटी कौन लगा, सरकार तो लगा हुआ जीएसटी। सरकारी बजट में पूंजी खाता सरकारी बजट में पूंजी खाता सरकार की परिसंपत्ति दायित्व से संबंधित है। मतलब बार क्यों होगी, जड़े भी पूंजी आसी ने वो परिसंपत्ति मतलब आंका जिक्र होना ही होना कन्फर्म तय है। ये पहली आता, लेकिन आप कहना हम टीस में क्यों को ना रहा आता ना, वहाँ क्यों मुश्किल चांस हो कि आप छोड़ रहा था इकोनॉमी का, अगर यानी कि कर लेता, क्योंकि बार बार वजह रिपीट हो रहा सवाल। अब तो क्या नहीं कहीं कांटा कहीं आ रही है, फेली वाली इकोनॉमी पूछ लगा पाची बेटी से कि आप पढ़ी हो। सरकारी बजट में पूंजी खाता सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्वों से संबंधित है। बिल्कुल बात सही है ना। पूंजी खाता क्यों समझते हैं, परिसंपत्ति समझते, क्योंकि पूंजी खाते मतलब पूंजी को विनिवेश कर परिसंपत्तियों में कमी आसी, तो मतलब बता चुकी वो, ठीक है। सरकारी बजट में राजस्व खाता, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, देख सब्सिडी वेतन से संबंधित होता है सरकारी बजट। सरकार को बजट क्या में लागे, पहली बात तो सरकार को बजट मतलब सरकार राजस्व व्यय है ना। तो इस सरकारी बजट में तो लिख ले राजस्व व्यय भी, ठीक है। सेम उदाहरण है राजस्व व्यय का। अब मैं क्यों बोल रहे हो, लेकिन ओकट नगट में देखी हुई बार है, ठीक है। नहीं मतलब सी जैसा देखी हुई लोग देखो भी को माइंड मतलब उदाहरण बताओ सब्सिडी। और सब्सिडी को ये बताओ मैं कि सब्सिडी जी की अपन मतलब तेल वेल मिल जाएगा कि मिल जाएगा, तो बिन सब्सिडी तो बिल बिन सब्सिडी बोला आप पानी भी आए टंकिया का भी रुपया पचा दिया हुआ अपने गैस और टंकिया का, तो बस सब्सिडी है, ठीक है। बस राजस्व में आवे मतलब राजस्व मतलब सरकार के खर्चा कमाई न राजस्व में सरकार को खर्चों में तो लागे। अधिक सरकारी बजट राजस्व खाता, ब्याज भुगतान, सब्सिडी होगी, वेतन लोगों के वेतन देने मतलब डॉक्टर वोक्टर मतलब सरकारी कर्मचारी, कर संग्रह मतलब कर नहीं इकट्ठा करूँ, सीमा शुल्क एक महीने भी सीमा शुल्क में भी लागे। सीमा शुल्क है जो प्रतिबंधित कर हुए कहीं में प्रतिबंधित कर मतलब इन पर बाधा कौन लगा, इनकम कौन कर सके सरकार का भी, इन पूरे देने पड़ क्योंकि सीमा को मामलो है, ठीक है। राजस्व व्यय का उदाहरण का है सरकारी ऋण पर दिया गया ब्याज। तो वह राजस्व तो उसी सरकार को खर्चों क्या लागी, सरकारी ऋण पर दिया गया ब्याज देसी कोई ने। अब देख एक राजस्व एक उदाहरण भी ले देख, मान लीजिए हाँ वो अमेरिका है भारत है, अमेरिका को भारत रुपया ले लिया कहता ब्याज पर मान लिया 5 करोड़ रुपया लिया। अरे जब 50 लाख रुपया एक साथ देसी, ठीक है। 5 लाख 50 मतलब 5 करोड़ 50 लाख रुपया देसी, तो जो भी 50 लाख रुपया खुद करने दिया ना, वो राजस्व का उदाहरण है। यानी कि सरकारी ऋण पर वो ब्याज दियो ना, यानी कि सरकार खुद आपके ऋण पर मतलब उधारी पर ब्याज दियो भी चीज़ ने, वो ब्याज दियो भी राजस्व व्यय के सरकार को खर्चो लागी, यानी कि 50 लाख रुपया तो घट हो गया, वो खर्च हो गया ना, तो वह चीज़ है यानी का चीज़ हाँ समझ लीजिए। पूंजी व्यय का उदाहरण है रेलवे टर्मिनल का निर्माण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए भूमि की खरीद, राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना। सोच पूंजी व्यय ओवर तो राजस्व बताए, अब पूंजी को खर्चो क्या मिला के तो कंफ्यूजन तुझे थोड़ा सा ध्यान पड़ लेगा, क्योंकि कंफ्यूजन पड़े से, क्योंकि राजस्व व्यय पूंजी व्यय बात तो एक ही है। राजस्व मतलब है तो रुपया कोई खर्चो भी तो अठा भी देख ली। पूंजी व्यय का उदाहरण, पूंजी व्यय का उदाहरण कहाँ है जहाँ एक पूंजीगत खर्च करी सरकार, रेल का टर्मिनल बनाव, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब सड़क वड़का बनाव, यहाँ का पूंजी खर्च करी सरकार। तो पूंजी वे पूंजी को खर्चो, ठीक है। वे का मतलब खर्चो है, ध्यान रखिए चीज़, ठीक है। बाकी तू कर सके मन ध्यान है। प्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति की होते हैं, जो प्रत्यक्ष कर उसी ने प्रत्यक्ष कर वो प्रतिगामी प्रकृति को उसी यानी कि प्रतिगामी प्रकृति को प्रत्यक्ष कर हुए है ना। यानी कि प्रतिगम अप्रत्यक्ष कर सॉरी प्रत्यक्ष कहीं बोलूँगा अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी व प्रतिगामी का मतलब है, प्रतिगामी का मतलब है बड्डा कौन ज़्यादा है ना, ज़्यादा बड्डा कौन अठा प्रगतिशील लिखेड़ो तो प्रगतिशील नीचे है ना छोड़। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति के होता है क्योंकि सभी आय वर्गों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, समान रूप प्रभावित करे, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रतिगामी प्रकृति के होते हैं क्योंकि ये सभी आय वर्गों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे उत्पाद
शुल्क, ठीक है। जैसे उत्पाद शुल्क, उत्पाद शुल्क ज़्यादा की नहीं करें ना तो इन्हें कम से कम 2-3 बार देख लीजिए और 1-2 बार में पढ़ ली फटाफट याद लीजिए कन्फर्म हो तो, है ना। तो अप्रत्यक्ष तो प्रतिगामी विभाजक का ज़्यादा बड़ा कोई, क्योंकि सभी आय वर्गों की समान रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि आयन मतलब आय अति ज़्यादा थोड़ी ले सके वो, ये थोड़ी तो बढ़ा सके बार बार, तो मतलब अप्रत्यक्ष कर वो प्रतिगामी का ही हुआ है समान रूप से, क्योंकि उत्पाद शुल्क, ये उत्पाद शुल्क को अब उत्पाद पर कितना रुपया लगाई ज़्यादा तो लगा कौन सा लोग, मतलब कर लगा कौन सा अप्रत्यक्ष जीएसटी ज़्यादा थोड़ी लगाई को लगा सके यार। प्रत्यक्ष कर प्रतिशील कर हुए, प्रगतिशील है, प्रगतिशील को उदाहरण है जो आय स्तर का अनुभव भिन्न होता है, जैसे आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, यानी कि जब जब आय बढ़ सी न जब जब वो कर भी बढ़ सी, तो प्रत्यक्ष कर भी नहीं बोल रहे, जब जब आय बढ़ सी जब जब भी को कर बढ़ सी, तो बिन प्रगतिशील बोलना मतलब प्रगति करे, प्रगति कहीं करे आय कर करे, निगम कर करे, संपत्ति करे, संपत्ति बढ़ सी तो कर भी बढ़ सी को, यानी कि आपने आज मतलब जमीन अति सी है तो कर कौन लागे, लेकिन जब मुकेश अंबानी जी ने बती बती जमीन तो वो घणो टैक्स दे भर टैक्स दे वो, ठीक बात चीज़ है प्रगति कर दी कर्म टैक्स में प्रत्यक्ष कर लागे, ठीक है। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण ये है पढ़ ली, प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील भी का उदाहरण है ये असल में। बैंकिंग, बैंकिंग करना अपन आरबीआई ना, आरबीआई और कर जाते रही, आरबीआई सवाल आ रहा है भेजा बाहर तो वैधानिक तरलता अनुपात ये दो है, पहली आया भेजा आया घर पर आपने भी कराया है लेक्चर में, लेकिन अब पढ़ दिया उन्होंने। वैधानिक तरलता अनुपात कहीं है, वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वर्ण या सरकारी प्रतिभूति जैसी तरल संपत्तियों का, देख मतलब एकदम इजी लैंग्वेज में समझा सकूँ या तो, है ना। देख कहाँ है ई कमाई है, सुन पहली नगद देख तू, नगद नगद कहाँ है, नगद नगद की बोले पहले मैं नगद में कन्फ्यूजन तो, लेकिन नगद बोले है नोटन, मतलब यहाँ केस ने, है ना, केस ने बोले ये नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि तू आरबीआई को नहीं का आरबीआई अपने बैंक आरबीआई ने इकन जासी तू यार सकल थारन जगह केस है रुपया केस बे तो बैंक में जमा करा दे, करवा दिया तो वो नगद जमा करवाए तो बस वो चीज़ है, ठीक है। यानी कि शुद्ध मांग एवं समय देनदारी का वह हिस्सा है जो बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि के रूप में रखना होता है, ठीक है, रखना होता है। आरबीआई शेष रख दे, राशि भी शेष रख दे, तू नगद के रूप में जहाँ रखे हो तो वह नगद आरक्षित अनुपात हो गयो। शुद्ध मांग को ऊपर तो ही मैं तो बता दियो तुम भैया। वैधानिक आई उसी वैधानिक इस जगह तो मतलब नगद करवाया, अब वैधानिक तरलता अनुपात में तू इं करवा सी कि धारकन जो रिप्यो हो, तू 1000 भी को सोना खरीद आयो, कहीं खरीदे हो सोना खरीद आयो, या फिर कोई कीमती चीज़ खरीदे हीरा जवाहरात सोना यहाँ खरीदे और 20,000 रुपये आरबीआई में जमा करवायो, तो बात चीज़ वैधानिक तरलता अनुपात में होगी। यहाँ की वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वर्ण सरकारी प्रतिभूतियाँ मतलब की और चीज़ जैसी तरल संपत्तियों में अनिवार्य रूप से अलग रखी जाने वाली राशि, ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात। अब कहीं बेटा हमारे की कौन समझ आती लेक्चर मत की खास, लेकिन मैं अब तो तुम और भी चलो ठीक बताऊँ बेटा मैं रटो भैया तो असल में विविध कथा पेज बाकी 4 पेज हो रहे नहीं, 4 तो होनी भैया, 3 ही है भैया तो कर लिया। एमसीए 21 एक डिजिटल पहल है, अब बहुत भी है मतलब कोई चाले डी पहल वगैरह योजना को सवाल है। एमसीए एक डिजिटल पहल है, व्यवसाय प्रारंभ करना एक उद्देश्य है, भारत की व्यवस्था सुगमता में सुधार किया। डिजी लॉकर आपने ये पर डिजी लॉकर वो 2015 में शुरू किया। नागरिकों को डिजिटल दस्तावेज भंडारण ध्यान है, तनखाही कर डिजिटल दस्तावेज भंडारण कह 2015 में शुरू हुआ तो ध्यान रखें। उद्यम पोर्टल है 2020 में शुरू हुआ। सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यमों को निःशुल्क और कागज रहित मतलब स्वघोषित पंजीकरण हेतु पर डी वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल यानी कि जीएसटी पोर्टल। नए वस्तु एवं सेवा मतलब सेवा कर दर स्लेब के बारे में स्वयं पढ़ें, खुद ही पढ़ ला। व्यवसाय सुगमता सूचकांक 10 मुख्य मानदंड शामिल थे इसमें। व्यवसाय सुगमता सूचकांक इन 10 मुख्य मानदंड शामिल करेंगे। व्यवसाय प्रारंभ करना, निर्माण अनुमति प्राप्त करना, बिजली कनेक्शन प्राप्त करना, संपत्ति पंजीकरण। अब व्यवसाय है तो व्यवसाय मतलब तू शुरू कर कहीं चाहिए, ये सब चाहिए। व्यवसाय प्रारंभ करना, निर्माण अनुमति देना, बिजली मतलब कनेक्शन करवाना, बीच महीने संपत्ति पंजीकरण करूँ, ऋण प्राप्त करूँ, लोन लेनू, अल्पसंख्यक निवेश को संरक्षण करूँ, टैक्स भी लाख से 50 सीमा पर व्यापार भी उसी भी को, अनुबंधों का परिवर्तन मतलब ये कुछ है। तो व्यवसाय सुगमता का मतलब व्यवसाय शुरू कर झारखंड में ये जीवन सही है तो लॉजिक को कर सके, ठीक है। और व्यवसाय सुगमता विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। व्यवसाय सुगमता है जो विश्व बैंक द्वारा जारी करा है और 2020 में संस्करण के बाद इसे बंद कर दिया गया था। जा मत पढ़ पढ़ ले आई जा बेटा। सीमा से दूरी यानी कि डीटीएफ सीमा से दूरी का अधिक अंक बेहतर व्यवसाय सुगमता को दर्शाता है। सीमा से दूरी, अगर तू सीमा दूर रहती है ना जो अपनी बॉर्डर है, बॉर्डर दूर रहती तो अधिक अंक बेहतर व्यवसाय सुगम कर सी मतलब तो बीम भी कर सके है ना। बीम थोड़ो बीम दूर रहती तो व्यवसाय सुगम चाल ही थोड़ो चौक चाल ही। विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग है प्रबंधन विकास संस्थान आईएमडी जारी करे, प्रतिस्पर्धा आईएमडी जारी करे। उद्यम पढ़ लीजिए करंट अफेयर में। यह प्रतिस्पर्धा मैंने स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर हो। भारत ने 41 स्थान प्राप्त है। टोटल प्रतिस्पर्धा 69 देशों पर हुई, भारत 40 देश पर है यार। स्विट्जरलैंड पहला स्थान पर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट ये विश्व बैंक की रिपोर्ट ही जबकि भी खाई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट अब एक कहाँ बताऊंगे समझ ही बना। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा जगह भी देखी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र मानक संगठन कहीं है। सार्सो ने 1985 में कार्य करना प्रारंभ नहीं किया। सार्सो ने 1985 में कार्य करना प्रारंभ नहीं किया था और न ही यह दक्षेश में शुल्क एवं मूल्य निर्धारण को विनियमित करता था। सार्सो ठीक है 1981 का मैंने कार्य करना प्रारंभ नहीं किया, न ही दक्षेश में जो को भी देखिए ये तो कुछ संगठन वगैरह है। सार्सो का उद्देश्य मानक अनुरूप आकलन सामग्री स्थापित कर दक्षता के व्यापार में वैश्विक पहुंच को बढ़ावा देना थी। सार्सो की स्थापना कर दी 25 अगस्त 2011 में। इसका सचिवालय है ढाका बांग्लादेश का। महीना तो याद रख ली स्थापना हुई है बांग्लादेश में को वो है हर कहीं काम करे। 700 है तो 700 का नाम ही देख ली। कोई सामाजिक स्थापित करना, कोई बोलो दक्षेश भीतर व्यापार करना, वैश्विक पहुंच का एक दो बार पढ़ ली। भारत में साक्षरता के बारे में कहीं है। भारत में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए अगर साक्षर मानसी तो बिन पढ़े लिखे जरूर हुई है ना, तो साक्षर वही तो है पढ़े लिखे इंसान। तो साक्षर के बाद भारत में किसी व्यक्ति को साक्षर माने जाने के लिए औपचारिक शिक्षा या न्यूनतम शैक्षिक मानव आवश्यक नहीं है। यानी कि औपचारिक शिक्षा यानी कि तू तार जरूरी डिग्री बजना ही है, ठीक है। न्यूनतम शिक्षा आवश्यक नहीं है। किसी व्यक्ति की साक्षर जांच भारत की आधारिक भाषा में की जानी चाहिए। यह पर कथन गलत है, वो कथन गलत है।
और क्यों है, यानी कि छोड़ देंगे बस। तो यार साक्षरता तो ये पढ़ाई लिखा हुई समझ आ वो पढ़े लिखे रनिंग चांस वो यूज साक्षर। ठीक है भाई कि मत पढ़ डी रे बदी वो रुक चुक जी आप लोग की गलत सलत हुई तो। न्यू विकास बैंक 47वीं निदेशक मंडल बैठक। न्यू विकास बैंक है जो कि 47वीं निदेशक मंडल हुई 30 मई 2025 को मेजबान करी संघाई की। ठीक है करंट अफेयर को है लेकिन पढ़ ली यहाँ को सवाल पूछ सके। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू विकास बैंक। अब ब्रिक्स ही न्यू विकास बैंक स्थापित की मुख्य अवसंरचना और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करना है। व्यापार शुल्कों का विनियमन उसका मुख्य कार्य नहीं है। ठीक है सामाजिक कल्याण सरकारी जगह भी देखी सरकारी भी देख लें वहाँ सरकारी भी कहेंगे सरकार जो भी सरकारी भी मतलब सरकार को खर्च हो। ठीक है जिसका आकलन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा किया जाता है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा जारी कराई। और ये यह सूचकांक हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है इस सूचकांक के अनुसार भारत आर्थिक स्वतंत्रता 12 मात्रक कारकों द्वारा 4 व्यापक श्रेणी है। ठीक है मतलब 12 मात्रक गुणा और 4 का श्रेणियां बांटा 12। ठीक है जी कानून शासन सरकार को नियामक और खुले बाजार। कानून को शासन में संपत्ति को सरकारी ईमानदारी न्यायिक प्रभावशीलता। सरकार कर मतलब सरकारी वे हो गए कर भार होगा राजकोष से रे तो बुनियाद लॉजिकल कर बार। मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक कहाँ है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में लागू की गई क्षमता मानव विकास सूचकांक में लागू की क्षमता दृष्टिकोण को आलोचना इस आधार पर की गई है कि व्यवहार में लागू करना और मापना कठिन है। ठीक है मतलब मानव के व्यवहार के बारे में जितनी भी डिस्कशन है वह है कि माइंड कोई पूरे देश के बारे में कोई नहीं मतलब है ना सिर्फ मानव के बारे में होगा कि माइंड पूरे देश के बारे में कोई नहीं। पहली बात तो व्यवहार में बात देखना है कि माइंड दृष्टिकोण नमक। मानव विकास सूचकांक में 3 आयामों पर आधारित है। जन्म से समय जीवन और औसत शिक्षा पर औसत स्कूली वर्ष जीवन स्तर पर आंखों द्वारा मापा जा रहा है। मतलब अपेक्षित स्कूल वर्ष मापता है विद्यालय वो तो पढ़ लिया जो को भी है ना एक बार कोई समझा बड़ो बता दूँ मैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य को मापने के लिए बाल मृत्यु पर दर पोषण को शामिल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना किया जाए क्योंकि बहुआयामी गरीबी सूचकांक है तो गरीबी में समझ गरीबी सूचकांक में स्वास्थ्य मापने के लिए तो गरीबी का मृत्यु दर और पोषण भी पोषण शामिल है लेकिन गरीबी का पोषण है मृत्यु नहीं कई चीज़ आ गए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 3 मुख्य आयामों मतलब ऊपर करे जो स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर पर। बिल्कुल सही बात है कर सके लॉजिकल है। गरीब है तो गरीब का स्वास्थ्य देगा शिक्षा देगा जीवन स्तर देगा आपको। और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा प्रकाशित करे तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है जो संयुक्त राष्ट्र विकास है ना यूएनओ जो विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास पहल द्वारा जारी करे। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। वैश्विक बहुआयामी गरीबी विकास सूचकांक जो 3 आयाम और 10 संकेत शामिल होते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में स्वयं पढ़ रहा है। आधुनिक तकनीक विकास
ने नगरीय बस्तियों के साथ निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक नगरीय बस्तियों को जल निकासी पढ़ लीजिए। पोषण एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार से मृत्यु दर घटती है, कम मृत्यु दर उच्च मतलब वो देखेंगे। पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य उसी ने बिकमाइन मृत्यु दर घटी तो सी क्योंकि तारकन करतन पोषण ढंग को मिलती तारे सार्वजनिक मतलब स्वास्थ्य ढंग को इससे जो मृत्यु दर कम उसी कम मृत्यु दर अक्सर उच्च जन्म दर को संकेत हो, यानी कि मृत्यु दर कम उसी जन्म दर तो बड़ी सी मतलब मृत्यु दर कम हो जाए समझे ना, जन्म दर पर अपने यहाँ बढ़ जाए यानी कि वो मर्सी नहीं जमा की संख्या कम किया उसी जब वो ज़्यादा ही काशी जनसंख्या ठीक है। ओ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को प्राथमिक केंद्र बिंदु कहेंगे ऊर्जा सुरक्षा सततता और समानता वो है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये ऊर्जा तो चाहिए सततता चाहिए और समानता चाहिए। इसे वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित करा तो वैश्विक ऊर्जा है तो वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित करा। 2025 का आंकड़ा के अनुसार स्वीडन प्रथम स्थान पर, भारत की दरों पर है। 2024 को रे बात है 25 को ध्यान रख तो। अमेरिका से खरीद करते समय एक भारतीय खरीदार को रुपये को डॉलर में परिवर्तित करना क्यों अमेरिका बाजार में रुपये स्वीकृत नहीं किया जाए। ध्यान इकाई पड़ी सी को डॉलर में परिवर्तन अपने आप ही करी ना बढ़ जाएगा क्योंकि मर ध्यान है रुपया कौन सा तो कौन सा है। मृत्यु दर किसी जनसंख्या में प्रति हजार मृत्यु दर क्या गिना हजार लोग हम जन्म दर क्या गिना हजार लोग हम गिना एक ही बात है। मृत्यु दर किसी हजार व्यक्तियों पर होने वाली मौतों की संख्या है। मृत्यु दर किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य और मृत्यु मतलब समझने की सहायक है ठीक है। वार्षिक वृद्धि दर यह दर्शाती है कि किसी दिए गए वर्ष में जनसंख्या कितनी गति से बढ़ती है। 2% वार्षिक दर का अर्थ है कि आधार जनसंख्या के प्रति 100 व्यक्ति पर 2 नए जुड़ते हैं, यानी कि 100 का माइनो अगर 2 नया जुड़े तो वो 2% वार्षिक दर उसकी भी हिसाब हो। लेकिन 1000 पर ही डिपेंड है, वो तो 1000 पर ही मृत्यु दर देखा, 1000 पर ही जन्म दर देखा ठीक है, याद रखियो। जनसंख्या स्थिरीकरण तब होता है जब जन्म दर है जो कि मृत्यु दर के बीच अंतर नगण्य हो जाता है ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का जनसंख्या घनत्व, मानसिक स्वास्थ्य दर, जीवन संतुलन, खुशहाली सूचकांक के विश्लेषण वो देख ली। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट मुख्य रूप से जीवन मूल्य ने कल्याण मापों पर आधारित है। तो खुशहाली रहती तो जीवन मूल्य पर आधारित है, वो कल्याण पर आधारित है, जो खुश रहती तो ठीक है। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और कल्याण अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी करे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नाम है द्वारा प्रकाशित करे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट की रैंकिंग 6 प्रमुख है कहीं है आप पर आधारित हुआ है। प्रसन्नता रिपोर्ट रैंकिंग वो है सामाजिक स्वास्थ्य है, उदारता, भ्रष्टाचार धारणा है। तो ये बता भ्रष्टाचार रिपोर्ट के अनुसार भारत का मायने भारत की रैंक बता दो भ्रष्टाचार रिपोर्ट का बता लो 96 93 है 92 है या 98 है आम हुआ बता दो। व्यवसायों को कानूनी आवश्यकता के अनुपालन में सहायता करने के लिए सरकारों को अपने कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना रही है। व्यवसायों के कानून आवश्यकताओं में अनुपालन, अब व्यवसाय भी मैंने कानून बना रहा है अनुपालन कर मतलब पालन कर सी नियमों को कारण सरकार अपने कानून को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुपालन बना सकता है। मतलब अगर तो व्यवसाय में कानून को पालन करती है मान लो ठीक है, तो भी कानून भी जो अर्थ बाहर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुचि था व्यवसाय जो ये मान लो कुछ कर सके। किसी समुद्र तट या मरीना को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग, तो समुद्र के तट का अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग मतलब नीले झंडा लगा ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। या अगर तू बीच के तट पर जाए समुद्र के तट पर हुई बीच हुई बयान का नदियाँ कह रहे बट एक नीले झंडो लगा है, वो नीले झंडो की दर्शावे पानी वाला बिंदु दर्शाओ ना, यानी कि जल की गुणवत्ता दर्शाओ, यानी कि साफ पानी है। पर्यावरण संबंधी जैसा है कि एकदम पर्यावरण एकदम क्लीन है, एकदम सुरक्षा सेवाओं की उच्च मानक है ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वायु गुणवत्ता संबंधित दिशा निर्देश प्रकाशित करता है जिन्हें अनेक देश
संदर्भ के रूप में उपयोग करते हैं। बिल्कुल करें उपयोग। सरकारी व्यवसायों के लिए नियमों को सरल और आसानी से समझने योग्य बनाने का प्रयास कर रही है। यह दृष्टिकोण को नियमों का सरलीकरण कहते हैं। मतलब सरकारी व्यवसाय है ना, बिन और सरल रूप में करना चाहे तो बिन नियमों को सरलीकरण किया बस खत्म। और है क्या? तो नहीं ठीक है, हो गया। अब इनको याद कर ले ही आराम।